हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ इंटरनेशनल लॉ के बारे में कि इंटरनेशनल लॉ की तैयारी कैसे की जाए। वो चाहे आप लॉ गेट के लिए तैयारी करें या अपने एलएलबी के पेपर के लिए या एलएलएम के लिए। तो जो इंटरनेशनल लॉ की तैयारी करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से करनी है और कौन कौन से टॉपिक करने हैं। मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरे पास हर टॉपिक के नोट्स बने हुए हैं डिटेल में, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देती हूँ इंटरनेशनल लॉ के। इंटरनेशनल लॉ जब हम पढ़ते हैं तो जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, वो जो तरीका है मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुई थी। तो मैंने इंटरनेशनल लॉ को ख़ुद पढ़ने की कोशिश की थी। इंटरनेशनल लॉ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन जब मैंने ख़ुद पढ़ना स्टार्ट किया तो इंटरनेशनल लॉ मुझे बहुत इजी लगा और बिलीव मी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। इवन ये कह सकते हैं कि पूरी क्लास में अगर इंटरनेशनल लॉ में किसी के हाईएस्ट मार्क्स थे तो वो मेरे थे। तो वो इसी वजह से आए थे, जो तरीका मैंने फ़ॉलो किया उसकी मदद से आए थे। और इंटरनेशनल लॉ के नोट्स तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लॉ और गेट के टेस्ट के लिए, लॉ गेट टेस्ट के लिए जो हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं वो भी बताऊँगी, वो भी डिस्कस करूँगी, उनकी तैयारी कैसे करनी है। उससे पहले मैं आपको इंटरनेशनल लॉ को पढ़ने का तरीका बताना चाहती हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल लॉ जो हमारा है, ये आपको नज़र आ रहा है ना? हाँ ठीक है। इंटरनेशनल लॉ जो हमारा पूरा बेस करता है वो यूनाइटेड नेशन पे बेस करता है। ठीक है, अब आपको अपने लैपटॉप में या जिसमें भी गूगल पे जाकर आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वेबसाइट वगैरह इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। वैसे एज यूजुअल अगर आप जाके सर्च करेंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर्ड है उसको जब आप जाके ओपन करेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे यूएन चार्टर। ठीक है, उसमें ये वाली वेबसाइट आ रही है, ये ओपन करेंगे, इसका मैं लिंक भी डाल दूँगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, अब जब आपने यूनाइटेड नेशन का चार्टर ओपन कर लिया तो इस चार्टर में अगर आप देखेंगे प्रियम्बल सही, उसके बाद ये सारा कुछ चैप्टर 1 पर्पस और प्रिंसिपल बता रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के इसके आर्टिकल्स, फिर चैप्टर 2 मेंबरशिप, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इस चार्टर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये चार्टर पूरा का पूरा, अगर आप कहें कि इंटरनेशनल लॉ किस पे बेस करता है या इंटरनेशनल लॉ समझना है तो किस तरीके से समझे। जैसे एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान समझना 1973 का, तो हमारे पास लाजिम बात है जब एक वो बेयर एक्ट उसका होगा या वो एक्ट होगा हमारे पास या कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारे पास, तो हम उसको आसानी से समझ सकेंगे। इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ जब हमें कोई पढ़ाता है, हमें ये नहीं बताता कि इसका चार्टर्ड है कोई या इसका कोई एक्ट है, हम कहाँ से प्रिपेयर करें, हमें सीधे सीधे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप इन लोगों इस वेबसाइट पे जाकर इसको ओपन करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। और अगर नहीं भी आप लोगों को ये काम मुश्किल लगता है या थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगी आप लोग अगर वो नोट्स भी करेंगे तो आप फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा एक और ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। इसमें जो है ना चार्टर्ड में, इसमें चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, मैंने अपनी तैयारी जो की थी वो इसी चार्टर्ड से की थी। एक सेकेंड, ये देखें, ये इस चार्टर में ये देखें, इसमें बता दिया जाएगा चार्टर्ड के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो भी राइट्स हैं, इवेंट्स हैं, अब देखें जैसे मेंबर्स कितने हैं, स्टेट, मेन बॉडीज़ कौन कौन सी होंगी। ठीक है, और ठीक है, ये मेन बॉडीज इसकी आ जाएंगी। इस पे क्वेश्चन भी आता है, जनरल असेंबली वगैरह, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है, कौन से चैप्टर में है, कितने मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लॉ गैड में भी आता है। और ये अलग से कम क्वेश्चन हमेशा नहीं कह सकते लेकिन मोस्टली एलएलबी के पेपर्स में भी आता है। तो इसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है,
होल्ड ऑन, और कितने जजेस होते हैं, किस तरह से अपॉइंट होते हैं, कौन कौन सी कंट्री के जजेस हैं, ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, मैंने इवन डैट मैंने एक बंदे का मेंशन किया हुआ है कि 2024 तक कौन कौन जज था, कौन चीफ ऑफ जस्टिस था, ईच एंड एवरीथिंग, इनको क्या क्या प्रिविलेजेस दी जाती हैं, ये सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, ये मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर आप जब इंटरनेशनल लॉ की तैयारी करें तो आप ये चार्टर्ड अपने सामने खोल कर रखेंगे जब, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के कौन से चैप्टर किससे डील करते हैं। जैसे एक मैं दिखाती हूँ, रुके, जैसे ये देखें, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बारे में मैंने लिखा हुआ था, चैप्टर 1 किससे डील करता है। ये मैंने ना पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा दोबारा पढ़ गई थी ताकि मुझे याद रहे और मैं रेफरेंस दे सकूँ। ठीक है, चैप्टर 2 किसके साथ डील करता है, चैप्टर 4, 5 ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसमें एक्सप्लेन की थी। ये देखें सारे चैप्टर्स, टोटल चैप्टर कितने हैं अगर लॉ गाइड में आ जाए, आर्टिकल टोटल। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा तो कैसे लिया जाता है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। और किस तरीके से कोई भी बंदा मेंबर बन सकता है यूएन का। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ये यूएन के फ्लैग, और ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली थी जिसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने ये लिख ली थी अपने पास। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग, या ये जो ये देखें इसका बना हुआ है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन थी कि ग्रीक सिंबल है एक। ठीक है, ओलिविया ब्राउन से ले रहता है। ये जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको डिटेल में बताऊंगी कब अडॉप्ट किया गया, ईच एंड एवरीथिंग, फ्लैग के बारे में सब कुछ मैंने लिखा हुआ था। तो अगर आप इंटरनेशनल लॉ की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा चार्टर्ड खोलकर उसको सामने रख कर उसकी तैयारी करना शुरू करें, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।